वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आइए। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपकी संभव सीरीज में। तो आज के इस सेशन में और इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। लास्ट सेशन में हमने इसके फंडामेंटल्स और कई सारे और पक्षों के बारे में बातचीत की थी। इसके पहले कि हम इस सेशन में आगे बढ़ें, मैं आपको एक आउटलाइन, एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा जिसके अंतर्गत आप ये समझेंगे कि वास्तव में इस पूरे टॉपिक को आपको कैसे अप्रोच करना है और क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी जिन पर आपको ध्यान देना होगा जब भी आप इस विषय वस्तु या इस टॉपिक के बारे में पूरी बातचीत करेंगे। तो देखिए, आपको एक बैकग्राउंड लेना होगा इस पूरे टॉपिक का, जो कि वास्तव में होम रूल आंदोलन के साथ शुरू होता है। आपने ये देखा कि जब होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई तो भारत में आयरलैंड की तर्ज पर स्वशासन की मांग को उठाया गया। उस पृष्ठभूमि में क्या होता है कि एक ओर तो जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि गर्मपंथी और नरमपंथी, ये इकट्ठा हो जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से आप देखिए तो 1916 में लखनऊ का एक पैक्ट हो रहा है जहां पर मुस्लिम लीग और आईएनसी ने इस बारे में फैसला किया कि दोनों एक साथ मिलकर स्वराज की मांग को उठाएंगे। होम रूल आंदोलन के दबाव में आकर मॉन्टेग्यू ने भारत को उत्तरदायी शासन देने की घोषणा भी कर दी है, तो द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका है। इस पृष्ठभूमि में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो योगदान हमने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देकर दिया है, उसके प्रत्युत्तर में वो हमें हो सकता है कि एक बेहतर उत्तरदायी सरकार दें, स्वशासन दें या फिर राजनीतिक रियायतें दें। लेकिन उलट हमें क्या मिला? हमें मिला रॉलेट अधिनियम। केवल रॉलेट अधिनियम ही समस्या नहीं रही, बल्कि उसके विरोध के फलस्वरूप जो रॉलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ, उसके बीच में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां पर अंग्रेजों ने अपने बर्बर स्वरूप को भारतीयों को दिखाया। और उसके बाद हमारे और भारतीय जो शासन हुआ करता था ओवरऑल, ब्रिटिश सत्ता के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बिल्ड हो गया। ये वो गैप था जिसे अंग्रेज फिल नहीं कर सकते थे, और इसी गैप की वजह से अंतिम रूप में गांधी जी ने अपना पहला पैन इंडिया लेवल का सत्याग्रह शुरू किया, जिसका स्वरूप बहुत ही ज्यादा विस्तृत था और उसे हमने नाम दिया असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक नया एलिमेंट ऐड हुआ और वो एलिमेंट था खिलाफत का। अब ये एलिमेंट जो खिलाफत का था, ये क्या था, इसके बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन उस चर्चा पर जाने से पहले मैं आपको असहयोग आंदोलन या खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, इसके आरंभ के कारणों के बारे में बताता हूं। जब हम इसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे तो बाकी की बातों के बारे में चर्चा की जा सकेगी। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले तो असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। तो इसके सबसे पहले तो हम कारणों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं। और जब हम इसके कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे तो इन कारणों में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसकी पृष्ठभूमि में जाना है और इसके आधारभूत तत्वों को समझ लेना है। जो कुछ भी इसके पहले घटित हुआ है वो इसका कारण है। आप इस बात को समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। जो कुछ भी इसकी पृष्ठभूमि में हुआ है, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे इसके उत्तरदायी कारणों में? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन एक महत्वपूर्ण कारण रहा। यहां पर होम रूल आंदोलन ने जो दबाव बनाया, उस दबाव को आप एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पर देख सकते हैं इस पूरी पृष्ठभूमि में। होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते के अतिरिक्त आप समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयां, ये भी एक बड़ा मुश्किल
कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयां। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयां, जो कठिनाइयां यहां पर उत्पन्न हुई हैं, इसके अतिरिक्त अंग्रेजों का उत्तरदायी सरकार देने का वादा, अंग्रेजों का उत्तरदायी सरकार देने का वादा, कि उन्होंने हमें उत्तरदायी सरकार देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि उन्होंने दिया रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम, रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम के अतिरिक्त हमें क्या मिल रहा है? रॉलेट अधिनियम के अतिरिक्त हमें मिल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अतिरिक्त हंटर कमीशन ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में लीपापोती की, उससे भी हमारे मन में असंतोष आया। हंटर कमीशन की प्रतिक्रिया, हंटर कमीशन की प्रतिक्रिया, ये भी हमारे असंतोष का कारण था। और अंतिम रूप में खिलाफत का मुद्दा, अंतिम रूप में क्या आता है? खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा। अब आपके मन में बाकी की कहानी तो स्पष्ट है, लेकिन एक जो सवाल मन में बसा हुआ है वो ये है कि असहयोग आंदोलन में ये खिलाफत का मुद्दा क्या था। तो इसके पहले कि हम असहयोग आंदोलन के बाकी की बातों पर चर्चा करें, हमें चर्चा करनी चाहिए खिलाफत के मुद्दे के ऊपर। आइए चर्चा करते हैं खिलाफत के मुद्दे पर। खिलाफत का मुद्दा। जब हम खिलाफत के मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम क्या पाते हैं? खिलाफत का मुद्दा वास्तव में खलीफा का मुद्दा था। खिलाफत का मुद्दा वास्तव में खलीफा का मुद्दा था। ऑटोमन साम्राज्य में जो खलीफा थे, उन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना आध्यात्मिक नेता स्वीकार करते थे, और ये जो उनकी स्वीकार्यता थी वो पूरे इस्लामिक जगत को जोड़ती थी। ऑटोमन खलीफा, ऑटोमन खलीफा पूरी दुनिया में मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता, या आध्यात्मिक गुरु भी कह लीजिए, ठीक है, ये इस्लामिक जगत में एकता के प्रतीक थे। इस्लामिक जगत में एकता के प्रतीक थे। इस्लामिक जगत में
एकता के प्रतीक थे। और अगर ये इस्लामिक जगत में एकता के प्रतीक थे तो भारत के मुसलमान भी खलीफा में आस्था रखते थे। भारत के जो मुसलमान थे वो भी खलीफा में आस्था रखते थे। उनकी भी खलीफा में आस्था थी, ये बात भी तय है। अब खलीफा के साथ देखिए हो क्या रहा है, इस बात को आप यहां पे समझिए। माफ करिएगा। हाँ, अगर ये खलीफा का मुद्दा है तो हम क्या पाते हैं, ऑटोमन साम्राज्य द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है। ऑटोमन साम्राज्य के साथ क्या हो रहा है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में हारता है। और ऑटोमन साम्राज्य के द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाने के बाद एक बात का खतरा एकदम स्पष्ट है, और वो ये है कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा और साथ ही जो खलीफा हैं उनकी सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। इस समय मुसलमानों में पूरी दुनिया के भय क्या है, पूरी दुनिया में मुसलमानों में किस बात का भय है? भय यह है कि खलीफा समाप्त किया जाएगा, खलीफा का पद समाप्त किया जाएगा। और दूसरा, राजनीतिक अधिकार छीने जाएंगे। राजनीतिक अधिकार छीने जाएंगे। राजनीतिक अधिकार छीने जाएंगे। तो पूरी दुनिया में मुसलमानों में इसी बात का भय है। जिस तरीके से ईसाई जगत के लोग रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को, या रोम में जो चर्च है उसके पोप को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस्लामिक जगत के लोग खलीफा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। और जब ये बात निकल कर आई कि हो सकता है कि उनके पद को समाप्त कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया में अंग्रेजों के विरुद्ध इस बारे में जो असंतोष था, जो विरोध था, वो शुरू हुआ। और वो विरोध भारत में भी शुरू हुआ। ये मुद्दा खलीफा का था, जो मुद्दा खिलाफत का बना। खिलाफत के दो मतलब बनते थे, एक तो अपोज करना, खिलाफ जाना, और दूसरा खलीफा के अधिकारों को सुरक्षित करवाना। अब स्पष्टतया आप देखें तो खलीफा का ये जो मुद्दा है, ये भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है और भारत का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये मामला वास्तव में वर्तमान टर्की का है। जो आज वर्तमान में आप तुर्की देश देख रहे हैं, ये मुद्दा वहां का है। और वहां के खलीफा को बचाने का प्रयास भारत में मुसलमान कर रहे हैं। वो अंग्रेजों से कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने योगदान दिया, हमने आपको सैन्य समर्थन दिया, हमने आपको साधन दिए, इसके उलट आप हमें एक फेवर दीजिए, और वो ये है कि हमारे खलीफा का स्थान सुरक्षित रखिए, उसे अपमानित ना करिए, उसके राजनीतिक अधिकार ना छीनिए, उसे जो आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त हैं मुसलमानों के लिए उन्हें भी दे दीजिए। इस तरीके की मांग दुनिया भर में मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध उठा रहे थे, और ऐसी ही मांग भारत में भी उठाई गई। भारत के मुसलमानों की बहुत ही स्पष्ट मांगे थी। भारतीय मुसलमानों की खलीफा के लिए मांगे।
भारतीय मुसलमानों की खलीफा के लिए मांगी, और वो मांगे बड़ी ही स्पष्ट थी। सबसे पहली मांग, खलीफा का पद बनाए रखा जाए। खलीफा का पद बनाए रखा जाए। दूसरा, खलीफा को पर्याप्त राजनीतिक क्षेत्र दिया जाए। राजनीतिक क्षेत्र दिया जाए। मतलब खलीफा को राजनीतिक तौर पर डिप्राइव ना किया जाए, उनके अधिकार पूर्ण रूप से छीने ना जाएं। उनकी ये मांग थी कि इराक और सीरिया का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में खलीफा की राजनीतिक सत्ता को बनाए रखा जाए। इसके अतिरिक्त मुस्लिम जगत के महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि मक्का व मदीना, मक्का व मदीना पर खलीफा का अधिकार रहे। खलीफा का अधिकार रहे। तो वो खलीफा के लिए एक तो राजनीतिक क्षेत्र मांग रहे हैं, दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि उनके लिए पर्याप्त जो भूमि है उसे बचाकर रखा जाए। और इस पृष्ठभूमि में हमने क्या जाना कि वो उनके लिए पर्याप्त भूमि चाहते हैं कि सुरक्षित रहे। क्या अंग्रेज इस बात को केवल इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे? क्या ये बात इतनी छोटी है कि अंग्रेज ऑटोमन साम्राज्य को प्रथम विश्व युद्ध में हराने के बाद खलीफा की सत्ता उन्हें वापस लौटा दें? ये बात इतनी आसान तो नहीं होगी। बेशक ये इतना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों के ऊपर अत्यधिक दबाव को बनाने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो आरंभ कैसे होता है। जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो आरंभिक दौर में असहयोग आंदोलन के तौर पर शुरू नहीं होता है, बल्कि इसकी जो पृष्ठभूमि रही वो कुछ और ही रही। हमारा जो असहयोग आंदोलन रहा वो आरंभिक चरण में खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। वो आरंभिक चरण में खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन का जो आरंभ है वो खिलाफत आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन के तौर पर शुरू होता है, ठीक है। और ये खिलाफत आंदोलन शुरू करने के लिए खिलाफत समिति भी बनाई जाती है, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। खिलाफत कमेटी ने लगभग 1 साल तक प्रयास किया, लगभग 1 साल तक खिलाफत कमेटी ने प्रयास किया कि वो अंग्रेजों को दबाव में ला सके। और 1919 के मार्च से लेकर 1920 के मई तक खिलाफत कमेटी जुगत करती रही कि वो अंग्रेजों को दबाव में लाकर खलीफा के लिए जो रियायतें हैं उन्हें निर्धारित करवा सकें, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आप इस 1 साल के समय को छोड़िए, आप आरंभिक 6 महीनों पर आइए। मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, या ये 7-8 महीने हो जाएंगे, जो खिलाफत कमेटी है वो जी जान से कोशिश करती रही। उनके कोशिश करने के तरीके कुछ इसी प्रकार थे कि वो लेटर्स भेजते थे, पत्र भेजते थे, मेमोरेंडम भेजते थे, रिमाइंडर स्मृति पत्र भेजते थे, और इसके माध्यम से वो दबाव बनाने का प्रयास करते थे अंग्रेजों के ऊपर कि वो उनकी मांगे स्वीकार कर लें।
लेकिन अंग्रेज उनकी मांगे स्वीकार करने की स्थिति में थे नहीं, तो वो उनकी मांगे स्वीकार कर भी नहीं रहे थे, वो उनकी मांगे स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब स्थिति जो बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है कि उनके लिए चीज़ें बिगड़ती जाती हैं, और जब उन्हें ऐसा महसूस होता है, जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी मांगे स्वीकार नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो बेहतर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास नेतृत्व का अभाव है, उन्हें नेतृत्व चाहिए। खिलाफत कमेटी जो कि मुसलमानों के मुद्दों को खिलाफत के रूप में उठा रही है, उनकी मूल मांग अब क्या है? वो चाहते हैं कि वो दबाव बनाएं अंग्रेजों के ऊपर, और उसके लिए उन्हें नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व ऐसा जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, जिसे सभी लोग मान जाएं। आखिर भारत में ऐसा कौन है जो ये नेतृत्व ले सकता है, जो सभी को इकट्ठा कर सकता है, जो अंग्रेजों के ऊपर बेहतर दबाव बना सकता है, जो अंग्रेजों के ऊपर बेहतर दबाव बना सकता है? जब हम इसे समझते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उन्हें याद आती है गांधी जी की। तब उन्हें याद आई गांधी की। उनके मन में ख्याल आया कि भारत में एक नेता आए हैं, भारत में एक नेता आए हैं जो सभी के बड़े चहेते हैं, क्यों ना उनसे बात की जाए। लेकिन गांधी एक हिंदू हैं, भला वो मुसलमानों के मुद्दे को क्यों उठाएंगे? भला उन्हें इस बात की परवाह क्यों होगी कि वो खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करवाएं? लेकिन फिर भी वो गांधी जी से बात करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें नेतृत्व संभालना होगा, उन्हें नेतृत्व संभालना होगा मुसलमानों के इस मुद्दे का। गांधी जी ने स्थिति को समझा, और जब उन्होंने स्थिति को समझा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, मामला ये है कि ये जो खिलाफत का मुद्दा है ना, ये जो खिलाफत का मुद्दा है, ये केवल मुसलमानों का मुद्दा है, और मुसलमान अंग्रेजों के ऊपर पर्याप्त दबाव बनाने में अभी वर्तमान में सक्षम नहीं है। उन्हें और अधिक दबाव बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई, हम और अधिक दबाव कैसे बना पाएंगे, हम और अधिक दबाव कैसे बना पाएंगे? उन्होंने कहा और अधिक दबाव बनाने का तरीका यह है कि आपको आवश्यकता होगी हिंदुओं की। तो मुसलमानों का एकदम स्पष्ट कहना होगा कि भला हिंदू मुसलमानों के मुद्दों पर साथ क्यों आएंगे, वो खिलाफत के मुद्दे पर क्यों आंदोलन करेंगे, उन्हें खलीफा से क्या लेना देना? गांधी ने कहा कि बेशक ऐसा ही है, भला हिंदू मुसलमानों के इस मुद्दे पर क्यों आएंगे, लेकिन अगर मुद्दा कुछ और बन जाए तो हो सकता है कि बात बन जाए। उन्होंने कहा कि देखो, ये हैं मुसलमान, उन्होंने कहा कि देखो, ये हैं मुसलमान, और मुसलमानों का मुद्दा क्या है? मुसलमानों का मुद्दा है खिलाफत। खिलाफत मुसलमानों का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये हैं हिंदू, और हिंदुओं का मुद्दा क्या है? स्वराज। तो क्यों ना हम खिलाफत और स्वराज, इन दोनों मुद्दों को मिला दें। हम क्यों ना एक काम करें कि हम खिलाफत और स्वराज, इन दोनों ही मुद्दों को मिला दें। हम खिलाफत और स्वराज, इन दोनों मुद्दों को मिला दें। खिलाफत और स्वराज, जब हम इन दोनों मुद्दों को मिलाएंगे तो यहां से निकलेगा एक बड़ा आंदोलन, जिसे हम नाम देंगे असहयोग आंदोलन। जिसे हम नाम देंगे असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत और स्वराज, इन दोनों मुद्दों को मिलाकर हम एक मुद्दा तैयार करेंगे और हम उसे नाम देंगे असहयोग आंदोलन। और ये जो असहयोग आंदोलन यहां पर तैयार होगा, ये 2 चरणों में प्लान किया जाएगा। तो देखो, ये है खिलाफत का मुद्दा, ये है स्वराज का मुद्दा,
और ये है असहयोग आंदोलन। गांधी ने इसे एक मौके की तरह देखा। गांधी ने कहा भाई हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने का इससे अच्छा मौका तो मिलने से रहा। मुसलमानों का एक मुद्दा है खिलाफत का और हिंदुओं का एक मुद्दा है स्वराज का। हम इन दोनों मुद्दों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों मुद्दों को इकट्ठा कर कर हम एक आंदोलन बनाते हैं जिसे हम आंदोलन नाम दे देते हैं और यह मुद्दा दोनों का ही मुद्दा होगा। दोनों मिलकर एक साथ इसके लिए संघर्ष करेंगे तो संभवतः जो बात है वो बन जाएगी, संभवतः बात बन जाएगी और इसी आधार पर असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। तो आपने क्या समझा कि ये असहयोग आंदोलन वास्तव में असहयोग आंदोलन में परिवर्तित होने से पहले खिलाफत आंदोलन हुआ करता था। खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, मुद्दा भी मुसलमानों का था। बीच में नेतृत्व मिला गांधी का और गांधी ने असहयोग आंदोलन में स्वराज के मुद्दे को मिक्स किया, खिलाफत आंदोलन में स्वराज के मुद्दे को मिक्स किया। और जब उन्होंने वहां पर स्वराज के मुद्दे को मिक्स किया तो फिर क्या बन गया, एक ऐसा मुद्दा जो हिंदू और मुसलमान दोनों का था और फिर उसके प्रयास के लिए असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया और असहयोग आंदोलन यहां पर शुरू हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, उसे यहां पर समझ लिया। और जब आपने उसे यहां पर समझ लिया है तब आप समझिए कि स्थिति क्या होती है। खिलाफत का युग शुरू होता है। खिलाफत के मुद्दे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। खिलाफत का मुद्दा मौलिक राष्ट्रवादी रुझान के उदय की प्रक्रिया के फलस्वरूप आया, जहां पर मुसलमानों ने यह प्रयास किया कि विश्व युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मुसलमानों को समर्थन देने को कहा, उन्होंने प्राप्त भी किया, लेकिन उसके बदले में तुर्की जो कि ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ लड़ रहा था, उसके हार जाने के बाद उसे कोई रियायत नहीं दी जा रही है। तुर्की को विभाजित कर दिया गया है, खलीफा को पद से हटा दिया गया है और इस बात को लेकर पूरी दुनिया में मुसलमानों में गुस्सा है। भारत में भी मुसलमान इस चीज की तीव्र आलोचना कर रहे हैं और उनकी स्पष्ट मांगे हैं धार्मिक स्थलों पर खलीफा के अधिकार को पुनर्स्थापित करना, जैसे कि मक्का व मदीना। खलीफा को कुछ पहले के भूभाग क्षेत्र दे दिए जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इराक और सीरिया के क्षेत्र मांग रहे थे, किसके लिए, खलीफा के लिए। ये मांगे वहां की जा रही हैं। 1919 के प्रारंभ में, मैं स्पष्ट हूं तो मार्च में अली बंधुओं जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ते हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद, आजम खान, हसरत मोहानी, और इन सभी लोगों ने खिलाफत कमेटी का गठन किया। तो मार्च 1919 में जो खिलाफत कमेटी बनाई जा रही है उसका एकदम स्पष्ट उद्देश्य है खिलाफत के मुद्दे को उठाना और अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाना। और इसके लिए ये पूरे देश में एक देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर भी रहे हैं। खिलाफत के विकास के साथ असहयोग का कार्यक्रम आता है। कुछ समय तक खिलाफत के नेता इस आंदोलन में सभाएं करते हैं, धरना करते हैं, याचिकाएं डालते हैं, लेकिन इससे बात बनती नहीं है। तो फिर मांग को थोड़ा सा और तेज करने की कोशिश की जाती है और सशक्त प्रदर्शन के प्रयास किए जाते हैं। खिलाफत का रुख धीमे धीमे परिवर्तित होने लगा। यहां पर बहिष्कार की मांग की जाने लगी और युद्ध के बाद संधि की शर्तों में ऑटोमन खलीफा को नरमी दे जाने की बात की जाने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि इस बारे में वो केवल अकेले काम नहीं कर पाएंगे। तो लगभग आप देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि नवंबर का 1919 का ये वक्त होगा, ये समय होगा जब गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड एकदम स्पष्ट है, क्योंकि मुसलमानों का जो खिलाफत का मुद्दा है, मुसलमानों का जो खिलाफत का मुद्दा है, उसमें जब तक हिंदुओं के मुद्दे को मिलाया नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब हम क्या पाते हैं यहां पर कि असहयोग आंदोलन के लिए वो जब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी तैयार करते हैं तो उसकी अध्यक्षता वो गांधी जी को दे देते हैं। भारतीय राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां पर एक हिंदू मुसलमानों के एक धार्मिक मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेगा। हालांकि गांधी जी स्मार्ट हैं और वो इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के एक महत्वपूर्ण मौके के रूप में देख रहे हैं। अब यहां पर आप और क्या पाते हो कि खिलाफत के प्रश्न पर कांग्रेस का रवैया थोड़ा सा भिन्न रहा।
वो स्पष्ट नहीं थे। शुरू में वो सहयोग नहीं देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी तो पूरी तौर पर खिलाफत के इस मुद्दे को लेकर समर्थन ले चुके थे और कांग्रेस के अभाव में तो बात बन नहीं पाती। कांग्रेस में कुछ लोग थे जो इस बात को लेकर सख्त विरोधी थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का साफ कहना था कि धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर सत्याग्रह करना राजनीति में धर्म को अनावश्यक तौर पर सम्मिलित करना होगा, और वो इस चीज का विरोध भी करते हैं। प्रोफेसर रविंद्र कुमार का अपना ऑब्जर्वेशन है, वो कहते हैं गांधी जी ने तिलक के सत्याग्रह की विशिष्टताओं को, मतलब जो भी सत्याग्रह होगा वो कितना विशिष्ट होगा, उसमें क्या लाभ होंगे, उन चीजों से परिचित करवाने का प्रयास किया। सीधे सीधे कहूं तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, समझाया कि ये एक अच्छा मौका है, इस मौके का लाभ उठाकर हमें हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। वो चाहते थे कि तिलक इस असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। हालांकि तिलक कभी भी गांधी जी के इस कदम से सहमत नहीं रहे। उनका हमेशा यही मानना था कि ये जो स्थिति है ये उचित नहीं है, असहयोग आंदोलन में धार्मिक मुद्दे को आधार बनाना उचित नहीं होगा। कांग्रेस खिलाफत के मुद्दे पर आने वाले समय में थोड़ा लचीला रुख अपनाती है। शुरुआत में तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस गांधी जी के इस मुद्दे पर सहमत नहीं थी कि वो खिलाफत के इस मुद्दे में उनका साथ दें, लेकिन धीमे धीमे उनका रवैया थोड़ा नरम होता है। उनके इस नरम रवैये के पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इस बात को समझा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये बड़ा अच्छा मौका है। दूसरा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसान शिल्पकार पूंजीपति जनजाति ये सभी लोग जो हैं ये विदेशी शासन की उपस्थिति से परेशान हैं और इस दुर्दशा के प्रति वो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका यदि कांग्रेस नहीं देती है तो गलत है। वो काफी लंबे समय से संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से संघर्ष तो वो 1885 से ही कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में इससे कोई लाभ मिला है? नहीं मिला है। तो संवैधानिक तरीके के अतिरिक्त अब जाने की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित थी कि अब वो अभिव्यक्ति के लिए एक आंदोलन के लिए तैयार हैं, और यदि अभी भी वो इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे तो वो हर बार की तरह पीछे रह जाएंगे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहां पर एक दूसरे को समर्थन देने को भी तैयार हो गए हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी भी साथ देने को राजी नहीं होते थे एक दूसरे के, लेकिन लखनऊ पैक्ट के बाद जो पृष्ठभूमि बनी है उस पृष्ठभूमि में दोनों एक साथ आने को तैयार हैं। बोथ आर रेडी टू कम टुगेदर, दोनों एक साथ आने को तैयार हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब हम क्या देखते हैं कि फरवरी 1920 में हिंदू मुसलमान एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल वायसरॉय को भेज देते हैं। मतलब मीटिंग हो चुकी है, हिंदू और मुसलमान एक साथ आ चुके हैं, असहयोग आंदोलन की तैयारी की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है वायसरॉय के ऊपर कि मांगे स्वीकार कर ली जाएं, नहीं तो धमकाया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन उनके सामने परोसा जाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों अपना संयुक्त प्रतिनिधि मंडल वायसरॉय से मुलाकात करने के लिए भेज देते हैं। मांग एकदम स्पष्ट थी, खिलाफत के मुद्दे को हल करना। क्या वायसरॉय इससे झुके? नहीं, उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि पंजाब का मुद्दा गलत है, अतः सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे और पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे। यह बात जलियांवाला बाग हत्याकांड की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और पूरे पंजाब में जो अंग्रेजों ने ज्यादती करी थी, वो कहते हैं कि वो उसके लिए माफी मांगे, वो तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नर्म करें और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई योजना प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मांगे स्वीकार नहीं करी गई तो अंग्रेज असहयोग आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहे। मई 1920 तुर्की के साथ सेब्रिस की संधि तैयार कर ली गई। मैं आपको बताऊं कि वैसे तो ये संधि वास्तव में एप्लीकेबल होती है अगस्त में, लेकिन इस संधि को साइन मई 1920 में कर लिया गया। संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया और यह बात उसके बाद तय हो गई कि अब किसी भी प्रकार की मांग मुसलमानों की भारत में स्वीकार नहीं की जाएगी। वो 1.25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मार्च 1919 से लेकर जून 1920 का वक्त आ चुका है।
1 साल से ज़्यादा वक्त से खिलाफत कमेटी संघर्ष कर रही है कि वो खलीफा के लिए रियायतें मांग सके, लेकिन अंतिम रूप में वो असफल रहे। सेवर्स की जो संधि हुई इसके बाद उनकी होप टूट गई। उन्हें समझ आ गया कि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाएंगी और अब वक्त आ चुका है कि एक आंदोलन तैयार किया जाए। और वो आंदोलन जो तैयार करने की तैयारी चल रही थी, उसके लिए केंद्रीय खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में, जो आज का वर्तमान का प्रयागराज है, वहां पर एक मीटिंग बुला ली गई। स्कूल, कॉलेज और न्यायालय, इनके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। गांधी जी को आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया कि आप तैयारी शुरू करें। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत कमेटी ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। मैं आपको बताऊं कि वास्तव में यह आंदोलन 1 अगस्त से ही शुरू हो गया था और 1 अगस्त को जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ, उसी दिन तिलक जी का देहांत हो गया। तिलक जी, जो इस आंदोलन के समर्थन में कभी भी नहीं थे, वो इस आंदोलन के शुरू होते ही चल बसे। सितंबर 1920 कांग्रेस ने अपना विशेष अधिवेशन बुलाया। आंदोलन शुरू हो चुका है। पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता का बहिष्कार किया जा रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने अपना अनौपचारिक समर्थन तो दे दिया है इस आंदोलन को, लेकिन क्या औपचारिक तौर पर वो इसको समर्थन देंगे? बिल्कुल। उन्होंने एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया है और कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब में खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने की मांग की और पंजाब के मुद्दे को, खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने की मांग की। स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम को चलाने की स्वीकृति दे दी। इस अधिवेशन में कुछ स्पष्ट तय किए गए नियम, जैसे कि सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार जो शिक्षाएं देती हैं, यानी कि सरकारी विद्यालय, न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा और पंचायतों के माध्यम से न्याय कार्य किए जाएंगे। विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि यहां पर थोड़ा सा विवाद था, क्योंकि यहां पर CR दास सहमत नहीं थे। उनका यह कहना था कि नवंबर 1920 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, हम उसमें भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन बहिष्कार मतलब बहिष्कार। दबाव बनाया गया CR दास के ऊपर और कहा गया, नाटक ना करिए, बहिष्कार हो रहा है तो बहिष्कार होगा, हर तरीके का बहिष्कार होगा, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को समर्थन नहीं दिया जाएगा। और इसी आधार पर यह तय कर लिया गया कि विधायिका का भी बहिष्कार होगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उसके स्थान पर खादी के इस्तेमाल के ऊपर जोर दिया गया। सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का परित्याग किया गया। वैतनिक पदों का परित्याग करेंगे तो आजीविका खतरे में पड़ेगी, इसलिए उसे छोड़ा गया। सरकारी करों का भुगतान न करने को बोला गया। सरकारी अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार शुरू हुआ। सैनिक, मजदूर, क्लर्क वो मेसोपोटामिया में कोई भी कार्य नहीं करेंगे, उसके लिए भी बोला गया। मेसोपोटामिया मतलब क्या? वर्तमान में इराक और ईरान, इराक और सीरिया का क्षेत्र मेसोपोटामिया का क्षेत्र था और अंग्रेजों ने, वास्तव में यही तुर्की का क्षेत्र है, तो मतलब तुर्की के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज भारतीय सैनिकों का ही उपयोग कर रहे थे। तो स्पष्ट यह था कि भारतीय सैनिक मेसोपोटामिया में कोई सेवाएं नहीं देंगे। मतलब जहां उनके खलीफा के पद को छीना गया है, वहां पर भारतीय किसी प्रकार की सेवाएं नहीं देंगे। पूरा आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था। अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया गया और अहिंसा को आधार बनाया गया। गांधी जी ने धमकाया, बोले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, चीजें बिगड़ गई थी, अहिंसा होगी, आंदोलन वापस होगा, हिंसा होगी, आंदोलन वापस होगा, अहिंसा के साथ ही आंदोलन आगे बढ़ेगा। और इस पृष्ठभूमि में हमने क्या पाया कि आंदोलन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लग गया, जिसकी अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी। हम पहुंचते हैं दिसंबर 1920। कांग्रेस ने नागपुर में अपना वार्षिक अधिवेशन बुलाया और इस अधिवेशन में कुछ बहुत ही खास फैसले लिए गए। यह अधिवेशन कांग्रेस के लिए बहुत खास था, खास कांग्रेस के लिए, खास आपके लिए, क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस की अवसंरचना है, संरचना है वास्तव में, वो 1920 के इसी नागपुर के अधिवेशन में तय की गई। कांग्रेस ने अपनी कार्यपद्धति, अपने स्वरूप, इसमें कई प्रकार के परिवर्तन किए और वो जो परिवर्तन थे वो किस प्रकार के थे, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पे असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया गया। कांग्रेस ने अपने सैद्धांतिक आधार में परिवर्तन किया और सैद्धांतिक आधार क्या था कि कांग्रेस जब से बनी है, मैं बात कर रहा हूं 1885 की,
तब से कांग्रेस संवैधानिक तरीकों से ही स्वशासन प्राप्ति का प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है। अब आप कहेंगे कि सर संवैधानिक तरीकों से आपका क्या मतलब है? संवैधानिक तरीकों से हमारा मतलब यह है कि हम जो नियम कानून संविधान में बताए गए हैं उसके अनुरूप ही विरोध करेंगे और संविधान में परिवर्तन करवा कर अपने लिए स्वशासन की मांग करेंगे। उस समय तो संविधान नहीं था, कुछ अधिनियम हुआ करते थे जिसके अनुरूप अंग्रेज हमें शासित करते थे खुद को। मतलब यहां पर वो कहते हैं कि जो नियम कानून आपने बनाए हैं हम उनके अनुरूप अब कार्य नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब वो संवैधानिक तरीकों का नहीं बल्कि न्यायोचित तरीकों का उपयोग करेंगे। तो देखिए एक ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन क्या है? पहले जो कांग्रेस थी उसका जोर संवैधानिक तरीकों पर था, लेकिन अब नहीं, नो मोर संवैधानिक तरीका, रेदर न्यायोचित तरीका। अब वो न्यायोचित तरीके के आधार पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करेंगे। जब हम न्यायोचित तरीके की बात करते हैं तो इसमें एक आंदोलन भी शामिल हो सकता है, इसमें अखिल भारतीय स्तर का प्रोटेस्ट शामिल हो सकता है। अब हम केवल संविधान में दिए नियमों का या फिर जो इसके पहले 1909 का अधिनियम है, बाकी के अधिनियम है, उन्हें ही आधार बनाकर सुधारों की मांग नहीं करेंगे, बल्कि हम एक विस्तृत विरोध करेंगे। तो पहला तो परिवर्तन यहां हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया। ठीक है, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनी, AICC। AICC को क्या बुलाते हैं? इसको ऐसे समझो, रुको मैं इसको ऐसे बताता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसे ऐसे समझो कि उन्होंने जो अपनी संरचना थी उसे कैसे परिवर्तित किया। उन्होंने उस संरचना को कैसे परिवर्तित किया, पहले आपको यह बताता हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो एक बनाई गई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। आप इसे कह सकते हो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है हम इसे AICC बुलाते हैं। AICC में कितने मेंबर्स हैं? 350 सदस्य हैं। ये 350 सदस्य वास्तव में कौन है? ये 350 सदस्य भारत में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। पूरे भारत से कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता। तो कांग्रेस के पूरे भारत से जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनको मिलाकर 350 सदस्यों का एक समूह तैयार किया गया। और ये जो 350 सदस्यों का समूह है इसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कहा गया। अब ये अलग करो, इसको एकदम अलग हटाओ। अब हायरार्की में आओ। हायरार्की में सबसे ऊपर बनाया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी या कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। तो सबसे ऊपर क्या बनती है? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। सबसे अपर ऑर्गेनाइजेशन क्या रहा? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। अब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को CWC बुलाया जाता था।
CWC क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि हम इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC। CWC में कितने मेंबर होते थे? CWC में होते थे 15 मेंबर या 15 सदस्य कह लो आप। इन 15 सदस्यों के ऊपर कौन होता था? इन 15 सदस्यों को हेड करता था अध्यक्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 1 साल का। तो कांग्रेस में सारी जिम्मेदारी 1 साल के लिए एक अध्यक्ष को दे दी जाती थी। उस अध्यक्ष को वास्तव में चुना जाता था, ठीक है। उसका कार्यकाल 1 साल का होता था और जब भी कोई अध्यक्ष बनता था तो वो 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाता था। कई बार गांधी जी से इसके लिए नाम मांगे जाते थे, ठीक है, कि वो अपना नाम वगैरह बता दें, रिकमेंड कर दें। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बन गई। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के नीचे प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय समितियों को बनाया जाता था, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बनाई गई। स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को बनाया गया। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को बनाया गया। इसके नीचे क्या बनी? प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है यह भाषाई आधार पर बनाई गई। और सबसे नीचे के स्तर पर गांव या कस्बे के स्तर पर क्या बनाया गया? वार्ड कमेटी। ये 15 मेंबर जो आते थे ना, वो इसी 350 में से निकाल के लाए जाते थे। तो इन 350 में से 15 सदस्यों को निकालकर 1 साल के कार्यकाल के साथ हम क्या तैयार करते थे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नीचे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी होती थी, PCC। तो सबसे पहले होता था CWC, CWC के नीचे होता था PCC, PCC के नीचे होता था WC, यानी कि वार्ड कमेटी, यानी कि वार्ड कमेटी। तो इस तरीके से ये जो विभाजन है, ये जो डिवीजन है, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। ये विभाजन या ये डिवीजन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना, इसने कांग्रेस को काफी ज्यादा मजबूत किया। यहीं पर आप क्या पाते हो कि कांग्रेस को ज्वाइन करने की जो फीस है उसे घटाकर सदस्यता फीस 4 आना कर दी गई, ठीक है, 4 आना प्रति साल। कांग्रेस सदस्यता फीस या शुल्क 4 आना प्रति साल। $25 प्रति वर्ष। इसे घटाकर, पहले ये ज्यादा थी, घटाया क्यों गया? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस की सदस्यता को प्राप्त कर सके। अब ये जो कांग्रेस ने स्ट्रक्चर बिल्ड किया है इस साल, इसका उन्हें बहुत लाभ होता है और इसी के तहत वो काफी ज्यादा विस्तृत स्वरूप भी प्राप्त कर पाते हैं। चलो ये बात तो हुई कि कांग्रेस मजबूत होकर निकली, और इस मजबूत कांग्रेस ने जो 1920 में निकल कर आती है, अपने काम करने के तरीके को, अपने संगठन को, अपनी फीस को हर प्रकार से परिवर्तित किया, और परिवर्तित करके उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब वो इस आंदोलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गांधी जी ने यह भी घोषणा कर दी कि अगर हम असहयोग आंदोलन मन लगाकर चलाएं तो हमें 1 साल के भीतर ही स्वराज मिल जाएगा। कई सारी क्रांतिकारी जो संगठन थे, जैसे बंगाल क्रांतिकारी संगठन, कांग्रेस के पूरे कार्यक्रम को समर्थन देने लगे। कुछ लोग और भी थे जो नाराज थे। मोहम्मद अली जिन्ना,
एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े, बिपिन चंद्रपाल, ये सभी लोग कांग्रेस को छोड़ देते हैं क्योंकि संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से वो संघर्ष का समर्थन करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि धार्मिक मुद्दे के आधार पर इस प्रकार का राष्ट्रव्यापी आंदोलन उनके राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इसी समय बना लिया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना लिया और उनके बाद हम देखते हैं कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में योगदान लगभग खत्म सा हो गया। कांग्रेस द्वारा जो असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, खिलाफत कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और पूरे समर्थन के पश्चात हम देखते हैं कि आंदोलन एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। 1921 और 1922 इस पूरे दौर में ये आंदोलन 1921 से 22 में तो चलो ये आरंभ में 5 फरवरी को खत्म ही हो जाता है, उसके बाद 12 फरवरी को, लेकिन इस एक साल में पूरे 1921 में ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचता है और इसे बहुत अधिक सफलता भी मिलती है और अंग्रेज इस आंदोलन के दबाव में भी आते हैं। आंदोलन काफी तेजी से फैला और इसका विस्तार कैसे हुआ आप ये समझिए। गांधी जी ने जो खिलाफत नेता थे जैसे कि अली बंधु, उनके साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाएं की गई और हिंदू नेता मुसलमानों को, मुसलमान नेता हिंदू भीड़ को एड्रेस करने लगे, संबोधित करने लगे। मैं आपको बता दूं कि जब मुस्लिम जनसभाएं होती थी तो उसमें हिंदू नेता जाते थे, मुसलमान महिलाओं की भी जनसभाएं होती थी और उसमें भी हिंदू नेता जाकर जो संबोधन है वो करते थे, लेकिन हाँ, हिंदू नेताओं के ऊपर आंख पर पट्टी बांधी जाती थी। गांधी जी एकमात्र ऐसे हिंदू नेता थे जो जब मुस्लिम महिलाओं के समूह को संबोधित करते थे तो उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी जाती थी। ये दिखाता था कि गांधी जी को लेकर मुस्लिम समुदाय में किस प्रकार की स्वीकार्यता थी, किस प्रकार का समर्थन था, किस प्रकार का विश्वास था। गांधी निर्विवाद रूप से भारत के नेता थे, वो हिंदुओं के नेता नहीं थे, वो भारत के नेता पूर्ण रूप से थे, जहां पर हिंदू मुसलमान का विभेद उन्होंने खत्म कर दिया था। इस प्रकार के समर्थन के साथ ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ा। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज उस दौरान स्थापित किए गए जिसके माध्यम से भारत में शिक्षा का विस्तार हो सके। उनकी मांग ये थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना नाता तोड़ लें। आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस, ये अलग अलग नेशनल स्कूल्स को हेड कर रहे थे। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, इन लोगों ने बहुत योगदान दिया। पंजाब, बंबई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम, इन सभी जगहों पर राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वहां पर आंदोलन की प्रक्रिया में जो अलग अलग संगठन थे वो साथ देते हैं। इसी के स्वरूप में हम देखते हैं कि कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी लोगों ने अपना जो पूरा वकालत था उसको ड्रॉप कर दिया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई जाने लगी। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया, 50% हो गया। विदेशी कपड़ों की दुकानों पे धरने दिए जाने लगे, विदेशी शराब की दुकानें बंद करवाई गई। गांधी जी ने कैसरे हिंद का जो पदक था उसे वापस लौटा दिया। तिलक स्वराज फंड बनाया गया जिसमें 50 लाख रुपए इकट्ठा किए जाने थे और अचानक से उसमें 1 करोड़ रुपए आ गए। महिलाओं ने अपने गहने तिलक स्वराज फंड में दान दे दिए और जो उस समय स्थिति थी इस पूरे असहयोग आंदोलन में वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट थी, बहुत ज्यादा तीव्र थी। जो कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं थी वो समानांतर पुलिस की तरह कार्य करने लगी। जुलाई 1921 कराची में खिलाफत आंदोलन, अली बंधु ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान को सेना में नहीं रहना होगा, अगर वह ऐसा करते हैं तो वो धर्म के खिलाफ है। अंग्रेज इससे थोड़ा घबरा गए, उन्हें ऐसा लगा कि अली बंधु सेना को भड़का रहे हैं, अगर मुसलमानों ने धर्म के नाम पर अंग्रेजी सेना को छोड़ दिया तो अंग्रेज संकट में आ जाएंगे। इसके बाद तो उन्होंने गांधी जी से मुलाकात भी की। मुसलमान जब इस घोषणा को सुनते हैं तो यहां पे देखिए उन्होंने ये भी बोला कि मुसलमानों को त्यागपत्र दे देना चाहिए, तो अली बंधुओं को इसके विरुद्ध गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। 4 अक्टूबर को गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बयान जारी कर अली बंधुओं के बयान की पुष्टि की और सभी भारतीय नागरिकों को सैनिकों से उपनिवेशी शासन के संबंध तोड़ लेने के लिए आह्वान किया। यहां पर हम देखते हैं कि रीडिंग उस समय वायसराय हुआ करता था, वो गांधी जी को बोलता है कि आप अली बंधुओं को समझाइए, अली बंधु जो है ना वो भड़का रहे हैं मुसलमानों को, सेना को भड़का रहे हैं, सेना को भड़काना उचित नहीं है। अंग्रेज एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल का गंदा खेल खेल रहे थे,
लेकिन गांधी जी उनकी चपेट में नहीं आए और गांधी जी ने अली बंधुओं का समर्थन किया। दूसरे दिन कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी वो भी इस तरीके का प्रस्ताव पारित कर देती है और जो अंग्रेज थे उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस समितियों को इजाजत दे दी कि जब भी उन्हें ऐसा लगे कि जनता कानून की अवज्ञा के लिए तैयार है, आंदोलन प्रारंभ होगा। मतलब असहयोग आंदोलन का अगला चरण था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगला चरण सविनय अवज्ञा था। असहयोग से अंग्रेज दबाव में आए तो ठीक, नहीं आए तो हम सविनय अवज्ञा के लिए तैयार हैं, हम ये अवज्ञा शुरू कर देंगे। मिदनापुर बंगाल, गुंटूर आंध्र प्रदेश, चिराला पिराला और पेंडांडीपालू तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेज के खिलाफ आंदोलन करने लगे। असम बंगाल रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। बंगाल में एक राष्ट्रवादी नेता थे GM सेनगुप्त, जिनका आगे भी जिक्र होगा, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा भारत में होने वाला था और उनके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियां होने लगी। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता जा रहा था। उत्तर प्रदेश आप देखिए यहां पर, और इनमें किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश का, अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश का, मोपला विद्रोह मालाबार का, पंजाब से महंतों के निष्कासन की मांग, ये सभी चीजें इसी आंदोलन के हिस्से के तौर पर विकसित हुई। आंदोलन तीव्र है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया इस आंदोलन को लेकर क्या है? आंदोलन में प्रत्येक वर्ग ने समर्थन दिया। मध्यम वर्ग आरंभ से ही इस आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर वो बहुत स्पष्ट नहीं थे। उन्हें क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है और जो करेंगे उसका कितना लाभ मिलेगा। कलकत्ता, बंबई, मद्रास के जो अभिजात वर्ग थे वो राजनीति के केंद्र में थे। हालांकि वहां पर उन्होंने बहुत अधिक समर्थन तो नहीं दिया। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देने, उपाधियों को लौटाने को लेकर लोगों ने ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई। वो इस बात को लेकर अभी श्योर नहीं थे कि गांधी जी का ये जो काम है वो सही तरीके से वर्क करेगा कि नहीं। बिहार में राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में पटेल जी ने आंदोलन को ठोस समर्थन दिया। व्यावसायिक वर्ग, आर्थिक बहिष्कार से उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ तो भारतीय वस्तुएं बिकने लगी, तो उन्होंने समर्थन किया। किसान कोर्ट में थे, किसानों ने ही इस आंदोलन को आंदोलन बनाया। किसान वर्ग को भारतीय राजनीति में लाने का श्रेय हम गांधी जी को देते हैं। उन्होंने ही उन्हें भारतीय राजनीति का हिस्सा बनाया। किसान भूमिपतियों, व्यापारियों के विरुद्ध होने लगे। विद्यार्थी स्वैच्छिक और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। महिलाएं पर्दा प्रथा को छोड़ती हैं, तिलक स्वराज फंड में अपने आभूषण दान करती हैं और बड़ी संख्या में वो विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन करती हैं। हिंदू मुस्लिम एकता नेक्स्ट लेवल पे थी। मोपला उपद्रव जैसी घटनाएं कुछ हुई जहां पर हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ गए। उसके बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता तीव्र रही। जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें 2/3 मुसलमान थे। मैं आपको बता दूं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच इस स्तर की एकता ना तो उसके पहले कभी देखने को मिली, और उस घटना को आज 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बाद भी हिंदू और मुसलमान इस स्तर पर कभी इकट्ठा नहीं हो पाए जिस स्तर पर वो असहयोग आंदोलन के दौर में, असहयोग आंदोलन के क्रम में एकत्रित हुए थे। वो एकता हम दोबारा भी नहीं देख पाए। तो ये जो एकता का स्तर था ये बहुत अधिक तीव्र था, बहुत अधिक ज्यादा था उस समय। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए सरकार ने कैसे प्रतिक्रिया दी इस आंदोलन को लेकर। 1921 में गांधी जी और वायसरॉय रीडिंग के बीच बातचीत हुई। रीडिंग ने वही अली बंधुओं के विरोध की मांग की, गांधी जी ने मना किया। गांधी जी ने महसूस किया कि वो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल प्ले कर रहे हैं। गांधी जी उनकी चपेट में नहीं आए और उसके बाद रीडिंग ने सारी बातचीत खत्म कर दी। आंदोलन अपने अंतिम चरण में पहुंचा। गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर सविनय अवज्ञा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, असहयोग का अगला चरण होगा सविनय अवज्ञा, तैयार रहिए, क्योंकि अब हम अंग्रेजों के कानून तोड़ेंगे और जब अंग्रेजों के कानून टूटेंगे तो टूटेगी उनकी कमर और उनकी अर्थव्यवस्था, उनका प्रशासन, और तब अंग्रेज मजबूर होंगे कि वो हमारी बात माने। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष वैसे तो CR दास थे, लेकिन वो जेल में थे, तो कार्यकारी अध्यक्ष हाकिम अजमल खान को बनाया गया।
हिंदू मुस्लिम एकता का स्तर देखिए, हिंदू अध्यक्ष है, जेल में है, कार्यकारी अध्यक्ष मुसलमान है। यह एकता का स्तर है जो उस समय देखने को मिलता है। गांधी जी ने अवज्ञा के लक्ष्य, समय और भावी रणनीति की बातचीत की। उधर सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन की अपील की गई। गांधी जी वायसराय को एक पत्र लिखकर यह कहते भी हैं कि देखिए अब बात बिगड़ रही है, लेकिन सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। 1 फरवरी 1922 गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अगर सरकार बंदियों को रिहा नहीं करती है, नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करती है और प्रेस पर नियंत्रण नहीं हटाती है, तो देश सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार है। आंदोलन सूरत के बारदोली से शुरू किया जाने वाला था। हम आंदोलन के आखिरी चरण में थे। शायद हम असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा लॉन्च करने वाले थे। सविनय अवज्ञा के लॉन्च हो जाने के बाद शायद उनके ऊपर ज्यादा दबाव बनता, शायद यह आंदोलन सफल होता, शायद हमें स्वशासन मिलता। लेकिन इस बहुत सारे शायद के बीच में हुआ एक कांड, चौरी चौरा कांड, जिसके बाद सारी उम्मीदें, सारी आशाएं इस शायद के साथ ही बह गई। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ। एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर थे। वो एक प्रदर्शन निकाल रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। अगले दिन जनता गुस्से में आई। 4 तारीख की घटना थी। 5 तारीख को जनता गुस्से में आई। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। उन्होंने चौरी चौरा में थाने के ऊपर हमला किया, पुलिस को पीटा, थाने में आग लगा दी। दरवाजा बंद करके अंदर पुलिस वाले थे। कुछ पुलिस वालों ने बाहर निकलकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो असफल रहे। उन्हें वापस से उस पुलिस थाने में फेंक दिया गया। 22 पुलिस वाले इस चौरी चौरा हत्याकांड में जिंदा जल गए। उनके मारे जाने के बाद गांधी जी थोड़ा असहज हो गए। उन्हें लगा आंदोलन हिंसक हो गया है, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया कठोर है, अब अंग्रेज सजाएं देंगे और हिंसा करेंगे। गांधी जी ने आंदोलन को रद्द कर दिया और फिर हमें उस सविनय अवज्ञा के लिए जो लॉन्च होने वाला था 6 सालों का और इंतजार करना पड़ा। चौरी चौरा कांड और 22 पुलिसकर्मियों की मौत इस आंदोलन का अंतिम स्वरूप बनी। फरवरी 1922 में बारदोली में 12 तारीख को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, CWC की मीटिंग, और वहां पर प्रस्ताव पारित करके सभी प्रकार की गतिविधियों को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन यहीं पर स्थगित कर दिया गया। इसके बाद रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया गया कि रचनात्मक कार्य जारी रहेंगे। लेकिन आंदोलन बंद होने के बाद गांधी जी को 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। अनेक राष्ट्रवादी नेता जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग गांधी जी के आंदोलन के वापस लेने का विरोध करते हैं। गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन एवं विचारपूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहां सजा पा सकता हूं, और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य है। जब गांधी जी को 6 सालों के लिए जेल में भेजा गया तब ये उनकी प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों के अपने विचार थे। कुल मिला के यह आंदोलन अपने अंतिम स्वरूप में पहुंचा। आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, इसके बारे में कई तरीके की बातें हैं। गांधी जी समझ गए थे कि अहिंसा के सिद्धांत को लेकर लोगों की समझ अभी भी कमजोर है। आंदोलन उनके हाथ से निकल गया था और हिंसक हाथों में जाने लगा था। गांधी जी को आशंका थी कि अहिंसक असहयोग जो आंदोलन है उसके विरुद्ध उन अंग्रेजों की रणनीति और हिंसक होगी, और शांतिपूर्ण आंदोलन के विरुद्ध उपनिवेशी सरकार का दमन मुश्किल होगा, लेकिन इस आंदोलन को वो आराम से कुचल लेंगे। आंदोलन धीरे धीरे लोगों को थका रहा था और लोग कमजोर पड़ रहे थे।
गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन थक कर खत्म हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को ज्यादा ना खींचने का फैसला किया। आंदोलन का यह मुख्य मुद्दा खिलाफत का था। नवंबर 1922 में तुर्की की जनता ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में विद्रोह किया और सुल्तान के राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तुर्की एक सेक्युलर कंट्री बन गया, धर्मनिरपेक्ष देश बन गया और शिक्षा का वहां पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था वो मुद्दा भी समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि भले ही यह आंदोलन अपना जो वांछित लक्ष्य था स्वराज प्राप्त करने का वो प्राप्त नहीं कर पाया, उसके बावजूद ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। कुछ अर्थों में से राष्ट्रीय राजनीति का सांप्रदायिकरण भी किया, लेकिन अंतिम रूप में इसने हिंदू मुस्लिम एकता का भी परिचय दिया और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना जो है वो मुसलमानों में भले ही परिवर्तित नहीं हो पाई, लेकिन वो एकता का स्तर हम कभी नहीं देख पाए दोबारा। असहयोग आंदोलन पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता तक पहुंचा। आंदोलन देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डालता है। सभी वर्ग के लोग इसमें अपना समर्थन देते हैं और इस प्रकार से अंतिम रूप में ये आंदोलन भारतीय राजनीति पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़कर हमें एक और अग्रणी आंदोलन के लिए छोड़ जाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है असहयोग आंदोलन का, वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि असहयोग आंदोलन के इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा और आपकी इस टॉपिक को लेकर जो स्पष्टता है वो अब पहले से बेहतर है। मिलेंगे एक और टॉपिक में एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और इस टॉपिक को लेकर आपकी समझ अब बेहतर है अथवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।